गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। है मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोग बजट जो पढ़ रहे थे उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों का ये 4th नंबर पॉइंट इसमें बाकी रह गया था। इसमें बोला है, देखो हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट पढ़ लिया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, मतलब ये सब क्वेश्चंस कर लिया था। आज इसका थ्योरी लिखवा देंगे क्योंकि बजट से थ्योरी पूछ लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये लास्ट वाला देखो, बोला है कि प्राइस स्टोर लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब हमें क्या बनाना है, प्राइस, मतलब जो प्राइस है ना, जो मतलब हम लोग मटेरियल खरीद रहे हैं उसका एक कॉस्ट है, तो बोल रहे हैं कि उसका स्टोर लेजर बनाना है। लेजर जैसे अकाउंट्स में बनाते हो ना, वैसा वाला लेजर नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्टोर लेजर बनेगा। स्टोर लेजर का फॉर्मेट अलग होता है, हम बता देंगे। स्टोर लेजर बनाना है और उसमें क्या दिखाना है हम लोगों को, और उस कार्ड में, जो स्टोर लेजर में जो कार्ड होगा उसमें हमें दिखाना है रॉ मटेरियल का यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे। अब रॉ मटेरियल का यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक सेकेंड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले जो रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है उसको पहले यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो फर्स्ट अप्रैल को दो रॉ मटेरियल परचेज हुआ था, ठीक है। एक है 12 रुपीज वाला, एक है 15 रुपीज वाला। फर्स्ट अप्रैल को ये दो रॉ मटेरियल परचेज हुआ था। फिर 5 अप्रैल को मान लो और भी तीन रॉ मटेरियल परचेज हुआ, 10 रुपीज वाला, एक 15 रुपीज और 14 रुपीज वाला, ठीक है। 7 अप्रैल को हमें रॉ मटेरियल का यूज करना है, इसको बोलते हैं परचेज, ठीक है। ये हो गया परचेज किया, ये डब्बा डब्बा जो मैंने बनाया ना, ये है कि इतना इतना करके परचेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। 7 अप्रैल को हम लोग इशू करना चाहते हैं रॉ मटेरियल। इशू करने का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल का यूज करना, ठीक है। अब अगर हम लोग फीफो बेसिस में इस मटेरियल को यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमें चाहिए फॉर एग्जांपल 30 kg रॉ मटेरियल, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन जहां पर होगा वहां हमें 30 kg रॉ मटेरियल इशू करना है। तो और अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे फॉलो होगा। अच्छा ये ना केजी मान लो, रुपीज नहीं मान के ये केजी मान लो, इतना इतना केजी का हम लोगों ने परचेज किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर केजी लिख दिया, ठीक है। केजी से ही समझ में आएगा, यूनिट से। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये 12 kg रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पर इशू करवाएंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन कौन सा हुआ था, 1 अप्रैल को। डेट देखने से पता चलेगा, 1 अप्रैल सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज हुआ था इतना इतना, फिर इतना इतना इतना। तो अगर हमें इशू करवाना है सबसे पहले 12 kg दे देंगे, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट 12 kg से फुलफिल नहीं हुआ, तो और कितना दे देंगे, 15 kg को भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 15 kg तो भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि 27 kg हो रहा है, हमें चाहिए 30 kg। तो अब कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 kg, ठीक है। 3 kg ऐसे हो जाएगा। तो ये ना अलग अलग डेट होना चाहिए, मान लो 1 अप्रैल का है, ये मान लो 3 अप्रैल का है, ये 5 अप्रैल, और ये भी मान लो 5 अप्रैल। नहीं वैसे तो होगा नहीं, इसका डेट अलग करना पड़ेगा। चलो ये 10th कर देते, ये 5th, ये 6th, ये 7 अप्रैल, और ये 10th अप्रैल का है, ठीक है। अलग अलग डेट पे कर दिया क्योंकि डेट पे ही पूरा मैटर जो है। तो ये देखो 3 kg यहाँ पर, ये 10 kg से 3 kg दे दिया। अब देखो यहाँ पर बन जाता है 30 kg, ठीक है। तो फीफो अगर यूज करेंगे तो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सीधा बात है कि जो पहले परचेस किया है उसे पहले कंजम्पशन के लिए भेजना है, और जो लास्ट में परचेस किया है वो लास्ट में जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर वही स्टोर लेजर बना के दिखाना है फीफो मेथड से, ठीक है। तो स्टोर लेजर में हमें क्या क्या शो करना पड़ता है, स्टोर लेजर में हमें शो करना पड़ता है कि कितना मेटेरियल, कितना केजी मेटेरियल है, कितना हम लिख के दिखाते, ठीक है। बोल के फायदा नहीं, हम लिख के दिखाते उसमें क्या क्या हमें बताना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्राइस स्टोर लेजर कार्ड, प्राइस स्टोर लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल
FIFO मेथड से करेंगे, ठीक है। और स्टोर लेजर में हमें क्या क्या शो करना पड़ता है वो हम लिख के दिखा देते हैं, अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या शो करना पड़ता है। पहले लिखेंगे पर्टिकुलर इधर, ठीक है। जगह ज्यादा चाहिए तो उस हिसाब से लिखो पर्टिकुलर्स। इसके बाद 4 क्वार्टर था क्वेश्चन, अगर तुम लोग को याद है 4 क्वार्टर था, तो 4 क्वार्टर का ही हमें लिखना पड़ेगा। तो ये केजी कितने क्वांटिटी में इशू हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, उसका रेट क्या है, और रेट के साथ केजी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू भी मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर का, ठीक है। अब सेकेंड क्वार्टर, यहाँ पर केजी रेट और वैल्यू, ठीक है। केजी रेट और वैल्यू। और फोर्थ क्वार्टर, ओ थर्ड तो लिखा ही नहीं मैंने। अच्छा मुझे ना और छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं होगा इधर, और भी छोटा लिखना पड़ेगा। केजी रेट वैल्यू, सेकंड केजी रेट वैल्यू, थर्ड केजी, गुड मॉर्निंग मिलन, गुड मॉर्निंग मैम। केजी रेट वैल्यू, और ये फोर्थ नंबर केजी रेट वैल्यू, ठीक है। 4 क्वार्टर का तो क्या क्या शो करना पड़ता है, मेनली केजी रेट और वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि कंजम्पशन कैसे चल रहा है, ठीक है। तो कंजम्पशन कैसे होगा फर्स्ट क्वार्टर में, कंजम्पशन कैसे होगा, अगर ओपनिंग में कुछ है तो उसका यूज करेंगे, परचेज किया है तो उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग में था, ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से देखोगे तो हम दिखा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल था इनका, ये रॉ मेटेरियल वाला पैरा ये था, ये देखो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ईयर के स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट क्वार्टर में होगा 10,000 केजी इनके पास रॉ मेटेरियल था, और क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर में 5,000, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ओपनिंग वाले से काम है, ठीक है, क्लोजिंग वाले से तो है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 10,000 केजी, ठीक है, इतना था। अब इसका अगर मुझे वैल्यू लिखना है तो इसका रेट पता करना पड़ेगा, इसका रेट कितना है ओपनिंग बैलेंस का, देखते हैं यहाँ पर। The opening stock of raw material is beginning of the year 10,000 kg and closing stock required to be maintained. Each unit of finished output requires 2 kg of raw material. अच्छा प्राइस नीचे दिया हुआ है, देखो यहाँ पर शायद, हाँ ये देखो, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू यानी रुपीज में, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 20,000। तो हमें वैल्यू बता दिया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू कितना है 20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20,000। तो बताओ रेट कितना होगा, अगर रॉ मटेरियल का वैल्यू 20,000 है तो रॉ मटेरियल का रेट, रेट यानी पर केजी कितना करके होगा। बोलो, ये तो 1-2 का चीज है, KG 1 KG 2 में पढ़ते थे हम लोग ऐसे। अगर वैल्यू 20,000 है और किलो 10,000 किलो है तो पर किलो कितना करके है। मैम 2 पर टू। केजी 2 रुपये। हाँ 2 रुपया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि परचेस किया है कि नहीं, ठीक है। तो परचेस किया था, देखो ये देखो परचेस, ये परचेस वाले जो बजट हम लोगों ने बनाया था ना वहां मिलेगा। देखो फर्स्ट क्वार्टर में कुछ परचेस किया है, रॉ मटेरियल परचेस बजट, ये देखो फर्स्ट क्वार्टर में परचेस किया है हम लोगों ने 94,500 किलो 2 रुपए वाला, और उसका वैल्यू भी पता है 1,89,000। तो बस देख देख के तुम लोग उसको लिख दो, ठीक है। 94,500 ये केजी वाले घर में जाएगा, ये 2 केजी, इसको लिखेंगे परचेज, ठीक है, इसको लिखेंगे परचेज। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हो जा रहा है 1,89,000, ठीक है। ये किया हुआ है तो हम देख देख के लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंजम्पशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, टोटल करने से कितना आ जाएगा 500, ये 4 और ये हो गया 1,04, और इसका टोटल करेंगे तो ये
अच्छा, इसका टोटल बाद में करेंगे, ठीक है, इसका टोटल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ये परचेज हो गया, मतलब हमारे पास इतना अवेलेबल था। अब देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना यूज हुआ, उसके लिए भी हम लोगों ने बजट बना रखा है, रॉ मेटेरियल कंजम्पशन बजट। ये देखो, रॉ मेटेरियल कंजम्पशन फर्स्ट क्वार्टर में कितना कंज्यूम हुआ है, 31,500, ठीक है, कितना कंज्यूम हुआ है, 31,500 कंज्यूम हुआ है। अच्छा, केजी में, सॉरी, ये 31,500 क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड था, सॉरी। और ये कंजम्पशन कैसा था कि हर एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो कंजम्पशन ये दिख रहा है, ठीक है, वो ऊपर वाला तो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड है, इतना यूनिट बनाना है। तो एक यूनिट में अगर 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए तो फिर इतना यूनिट बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फीफो में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। तो कंजम्पशन मिला, फर्स्ट क्वार्टर में कंजम्पशन है 63,000, ठीक है। तो अब फीफो का एप्लीकेशन कैसे होगा, 63,000 चाहिए, तो हम लोग कंजम्पशन कैसे यूज करेंगे, 10,000 पूरा लेना पड़ेगा। ये देखो, क्योंकि फीफो में अभी मैंने क्या सिखाया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो है वो 10,000 है फर्स्ट इन, ठीक है। तो वहां से पूरा 10,000 ले लेंगे, हमें टोटल कंजम्पशन चाहिए 63,000, तो फिर 94,500 से कितना लेना पड़ेगा, बोलो, सिंपल कैलकुलेशन है ना, नहीं समझ में आ रहा है। 63,000 का कंजम्पशन है, जिसमें मुझे फीफो फॉलो करना है, तो ओपनिंग वाला ये लेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ओपनिंग मतलब ये पहले रॉ मटेरियल स्टॉक में आया होगा, तो 10,000 ओपनिंग वाले से लिया, और 94,500 से बाकी लेना पड़ेगा, तो वो कितना होगा वही पूछ रहे, तब ना जाके 63,000 होगा। मैम 53,000। 53,000, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 53,000। 53,000, ठीक है। अच्छा, अब इसका रेट क्या है, देखो, 2 रुपीज ओपनिंग वाला भी, और जो परचेज हुआ तो वो भी 2 रुपीज करके, अब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 10, 106, और ये 30, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस क्या बचेगा, इसके बाद बैलेंस लिखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना बैलेंस जो है मेटेरियल बच रहा है। तो देखो, 10,000 तो पूरा खत्म हो गया, 94,500 से 53,000 चला गया, तो बचेगा कितना, माइनस करने से पता चलेगा। 94,500 में से हम लोग का 53,000 जो है चला गया, ठीक है, तो फिर बचेगा कितना, 41,500। इसका रेट कितना करके होगा, ऑब्वियसली 2 रुपीज करके, क्यों, क्योंकि ये 94,500 का बचा हुआ है, तो वो अगर पूरा स्टॉक ही 2 रुपए में खरीदा गया था, तो उससे जो बचा हुआ है वो भी 2 रुपए वाला ही होगा, तो इंटू 2 कर देंगे, तो फिर ये हो गया 83,000, ठीक है, ये 83,000 इसका वैल्यू हो जाएगा, 83,000। इस तरीके से होगा, लिखना इस तरीके से, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेस लिख दिया। अगर टोटल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, और करोगे तो भी चलेगा। करने से फायदा ये है कि ये 41,500 जो निकाले हो, ये माइनस करने से भी आएगा, टोटल में से माइनस करने से भी आएगा, लेकिन रेट को समझना पड़ेगा। जैसे देखो, 1,04,500 में से अगर माइनस कर देते हो ना 63,000, तो भी हम लोग का 41,500 ही आएगा। फिर मैंने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि रेट को समझना पड़ेगा ना, 41,500 का रेट कितना करके होगा। अब यहाँ दोनों ही दो है तो बात अलग है, अब जैसे रेट चेंज होगा तो तुम लोग देखना क्या, मतलब ये लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, वैल्यू कितना बचा, मतलब सीधा बात है, 41,500 रॉ मटेरियल बच रहा है 2 रुपए वाला, जिसका वैल्यू है 83,000। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में जाएंगे, तो हम लोगों के पास क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, इसको हम ऐसे लाइन लगा देते, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये हो गया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में कौन सा रॉ मटेरियल जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक में ये जो क्लोजिंग है ये ओपनिंग में जाएगा, मतलब 41,500 एट द रेट ऑफ 2 करके 83,000 जो है ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक में जाएगा। सेकेंड क्वार्टर का, सेकेंड क्वार्टर में अगर हम लोगों ने कुछ परचेस किया है तो वो दिखाएंगे, तो चेक करेंगे परचेस किया है कि नहीं। तो ये रहा, परचेस बजट किया है 1,57,500, 3 रुपीज करके, 4,72,500, ठीक है। तो 1,57,500, 2 रुपीज करके, सॉरी 3 रुपीज करके, 3 रुपीज करके, ठीक है, 4,72,500, ये किया हुआ था, बस देख देख के लिख दो, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कंजम्पशन, यहाँ पर कंजम्पशन लिखेंगे, इसका टोटल लगा लेते हैं।
इसका टोटल अगर नहीं भी लगाएंगे चलेगा, क्योंकि जितना भी टोटल माइनस करो हमें रेट तो अलग लगाना पड़ेगा, फिर भी हम दिखा देते हैं। देखो अगर टोटल करते हो तो 1,57,500, ये हो गया 199, ठीक है। अब कंजम्पशन कितना कंजम्पशन करना है वो कंजम्पशन बजट पे जाके देखेंगे। 76,500 हमें चाहिए, 76,500। अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? 76,500 चाहिए तो ये 41,500 तो पूरा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 41,500 पूरा यूज हो जाएगा, ये ₹2 वाला है, ठीक है। 41,500 ₹2 वाला पूरा यूज हो जाएगा, मतलब 83,000। और बाकी कितना हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें टोटल चाहिए 76,500 ऐसा कुछ था, और 41,500 मिल चुका है हम लोग को, तो फिर हमें और कितना चाहिए? 35,000 और रिक्वायर होगा। वो कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35,000, यहाँ से ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब बचा कितना? तो 41,500 तो पूरा खाली हो गया। 1,57,500 में से हम लोगों ने यूज कर लिया है 35,000, तो बच रहा है 1,22,500। 1,22,500, ठीक है। अब इसका रेट कितना करके होगा? बोलो रेट कितना करके होगा? ये जहां से बिलोंग कर रहा है उसी का रेट होना चाहिए, ये तो पूरा खत्म हो गया, तो रेट कितना करके होगा? मैम 3। हाँ, 3। तो ये देखो, ये यार ये वाला रेट 35,000, इसका रेट कितना होगा? 3, क्योंकि ये 3 से ही जा रहा है, तो 35,000 इंटू 3, 35,000 इंटू 3, ठीक है। तो 1,05,000। अब ये माइनस माइनस नहीं भी करोगे, सीधा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। 1,22,500 का मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि ₹3 रेट वाला है, तो 3,67,500 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है इसको ओपनिंग में लिखेंगे। 1,22,500 रेट है ₹3 करके, वैल्यू हो जाएगा 367,500। परचेज कुछ किया है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं परचेज कुछ किया है या नहीं किया है। हाँ, परचेज हुआ है 63,000, 2,52,000, 63,000 एट द रेट ऑफ 4 करके 2,52,000, ठीक है। ये परचेज हुआ है, ये देखो 2,52,000। अब हम लोग इसका टोटल चाहे तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1,85,500, ठीक है। अच्छा, अब कंजम्पशन देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंजम्पशन क्या था। तो कंजम्पशन था 84,000, 84,000 चाहिए, तो 84,000 में 1,22,500 में से ही काफी है, ठीक है। सिर्फ ये वाले ओपनिंग वाले स्टॉक से ही लेना काफी है, क्योंकि हम लोग को जितना चाहिए उससे काफी ज्यादा है, ठीक है। तो 84,000 लिख दिया। 84,000 कितने रुपए वाला? ₹3 वाला। 3 इंटू 84 करने से कितना हो जाएगा? 252, 2,52,000, ठीक है। तो बचा कितना? देखो, ये 63 तो पूरा बचा हुआ है, ठीक है, ये पूरा लिख देंगे, और इसमें से 84 यूज हुआ तो बाकी बचा हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस में क्या क्या जाएगा? 1,22,500 में से, ठीक है, 1,22,500 में से 84,000 जो है यूज हुआ, तो अनयूज्ड बच रहा है 38,500, मतलब ये बैलेंस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कंजम्पशन का लाइन था, ठीक है। कंजम्पशन अभी एक ही जगह से हुआ तो इसीलिए दो डेटा नहीं आया, बाकी सब में दो दो डेटा आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक दोनों यूज हो रहा है हर बार। अभी दिखा कि बस इसी स्टॉक से काम हो गया, तो बस कंजम्पशन यहाँ पर एक ही लाइन का जाएगा। बैलेंस में लिखेंगे 38,500, ठीक है। वो कहां से? ये वाला, तो ये ₹3 वाला 38,500 वाला। और क्या बच रहा है? और ये 63 पूरा का पूरा बच रहा है, जो कि ₹4 करके, इसका तो पता ही है 2,52,000 ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये 38,500 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा 1,15,500, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये वाला लिखना है। देखो, ये ब्रॉट डाउन करेंगे। ओपनिंग में 38,500 ₹3 करके 1,15,500,
और एक होगा 63,000, ये परचेज नहीं है, ये दोनों ही ओपनिंग में जाएगा, ठीक है, ये दोनों ही ओपनिंग में जा रहा है, 4 रुपीज करके 252,000। क्या हम लोगों ने कुछ परचेज किया था फोर्थ क्वार्टर में? तो अगर देखोगे, देखो फोर्थ क्वार्टर में कुछ परचेज नहीं करना पड़ा, तो परचेज में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब टोटल चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया 500, 1,05,000, ठीक है। अच्छा, अब कंजम्पशन, कंजम्पशन तो हुआ होगा, देखते हैं कंजम्पशन कितना हुआ है। कंजम्पशन फोर्थ क्वार्टर में हुआ है 96,500, तो 96,500 कैसे लेना पड़ेगा? 38,500 तो पूरा लेना पड़ेगा, 3 रुपीज करके। 96,500 का रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 38,500 तो ले चुके हैं, बच कितना रहा है? 58,000, मतलब और 58,000 चाहिए, तब जाके वो 90 कितना आ रहा था ना, उतना हो जाएगा, ये इतना आना चाहिए 96,500, तब जाके ये फुलफिल होगा। तो 58 इंटू 4 करने से ये हो गया मेरा 232, 2,32,000, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कितना बच रहा है। तो 38,500 में से 38,500 चला गया, 63 में से 58 चला गया, तो बच कितना रहा है? 5,000। अब इसका रेट कितना करके होगा? ये 5,000 कहाँ से बचा है? 4 रुपीज वाले रेट वाले स्टॉक का है, तो ये 4 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 20,000, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टोर लेजर, ये जो पैटर्न दिख रहा है इसको स्टोर लेजर बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने फीफो फॉलो किया। तो वो बस ध्यान से करना है, कुछ मुश्किल वाला बात नहीं है, बस देखना है कि कहाँ से कहाँ क्या यूज हो रहा है, कौन से रेट का स्टॉक है, वो लिखना है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। अब मैंने बोला था कि थोड़ा थियोरिटिकली हमें जो है लिखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल, परचेज बजट, ये सब, तो हम बता देते हैं, देखो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट, हेडिंग कर लो, रॉ मटेरियल परचेज बजट। एक दो थ्योरी लिखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसमें बोरिंग भी नहीं होगे तुम लोग, नहीं तो बोर हो जाओगे, ठीक है। तो देखो, थियोरेटिकली रॉ मटेरियल परचेज बजट क्या है? रॉ मटेरियल परचेज बजट का मतलब सीधा बात यही है कि जो हम लोग रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं जितना, उसके लिए बजट रेडी करना। तो रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, उसके लिए पहले पता करना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन होने वाला है, और कितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कितना सेल करना है। मतलब लिंक जो है ऐसे जनरेट होगा, पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना सेल करना है, उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रोडक्शन चूज करेंगे कि भाई इतना प्रोडक्शन हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्शन का डेटा मिल जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि अच्छा इतना रॉ मटेरियल हमें परचेस करना है, इस सीक्वेंस में ये चीज चलेगा, ठीक है। तो देखो, लिखो द बजट, नहीं दिस बजट लिखो, दिस बजट रिप्रेजेंट्स द बजट टू बी अचीव्ड बाय द, दिस बजट represents the budget to be achieved by the परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कभी कभी हमें पूछ लेता है, ठीक है, कि परचेज डिपार्टमेंट परचेज बजट बनाता है, परचेज बजट कौन बनाता है? परचेज डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट में लिखना है, नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, दिस बजट इंडिकेट्स, दिस बजट indicates the quantity and amount of purchase to be made during budgeted period। ये बोल रहा है कि दिस बजट इंडिकेट्स, ये बजट हमें क्या इंडिकेट करता है? क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ परचेस, हमें कितने क्वांटिटी में परचेस करना है और कितने अमाउंट में परचेस करना है, ये बजट हमें ये बताता है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला बजट किया था, रॉ मटेरियल परचेस बजट, ये देखो। तो कितने क्वांटिटी में परचेस करना है वो दिखाता है,
कितने अमाउंट का परचेस करना है वो दिखाता है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन कर लिया था तो हमें समझने में भी आसानी हो रहा है प्रैक्टिकली कि सच में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखना है, व्हेन वी कंपेयर budget budgeted when we compare budgeted purchase with actual purchase, we are able to calculate direct material purchase variance and also able to calculate the efficiency of purchase manager, the efficiency of purchase manager। इसका मतलब भी समझा। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि बजट, तो देखो हम लोग बजट बनाएंगे। सबसे पहला क्या सीखा हम लोगों ने, रॉ मटेरियल परचेस बजट। तो ये बजट कौन बनाता है, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही था कि ये बजट परचेस डिपार्टमेंट बनाता है, मतलब जो डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि इसमें हमें क्वांटिटी और अमाउंट दोनों मिल जाता है कि रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में परचेस करना है, कितने अमाउंट में। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली जब हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आ जाते हैं और जो हम लोगों ने बजट बनाया हुआ था, दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, परचेस कैलकुलेट क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल परचेस वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब जो वेरी करता है। तो जैसे मैंने सोचा था कि 1000 किलो रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा था बजट। ठीक है, लेकिन मुझे करना पड़ा मान लो 1200 किलो या फिर उससे कम। ठीक है, एक्चुअल में ये हुआ, डिफरेंस हो ही सकता है। जैसे एक इलास्ट्रेशन 3 हम लोगों ने किया था ना, कि फोरमैन ने बोला कि मुझे तो बोनस दे दो, मैंने तो खर्चा जो है बचा लिया। फिर हम लोगों ने कंपेयर करके देखा, तो वैसे ही कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली, क्योंकि जो सोचते हैं वैसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, और ये बहुत नॉर्मल सा बात है कि सिर्फ ये परचेस डिपार्टमेंट का क्यों, अगर तुम लोग नॉर्मली भी देखोगे कि लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है जो हम लोग सोचे वही हो जाए, तब तो बहुत अच्छा ही होता। ठीक है, तो वही देखो यहाँ जो सोचा और वो जो हो रहा है वो अलग हो सकता है। ठीक है, अब कभी कभी एक भी हो सकता है, अगर हुआ तो कोई वेरिएंस नहीं आएगा। सोचा था 1000 किलो खरीदेंगे, 1000 किलो ही खरीद लिया, अगर ऐसा होता है तो कोई वेरिएंस नहीं आएगा। लेकिन कम या ज्यादा हुआ तो हमें वेरिएंस मिलेगा कि भाई हाँ वेरी कर रहा है, कितने से, 200 किलो से। ठीक है, एंड ऑल्सो एबल टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ परचेस मैनेजर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, एफिशिएंसी ऑफ परचेस मैनेजर क्यों बोल रहा है, बोल रहा है ये जो 200 किलो का हेरफेर हुआ क्यों हुआ, इसका मतलब परचेस मैनेजर ने जिस बेसिस पे बजट बनाया था, क्योंकि बजट का अपना एक बेसिस होगा, रॉ मटेरियल परचेस बजट का, जिस बेसिस पे ये बजट बनाया था वो बेसिस ठीक नहीं था, या फिर हो सकता है कि उन्होंने सही कैलकुलेशन ही नहीं किया कि कितने क्वांटिटी के लिए कितना चाहिए। ठीक है, तो उनका एफिशिएंसी जो है उसको देखा जाता है कि उनका एफिशिएंसी कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा वेरी करेगा ये माना जाएगा कि फिर परचेस मैनेजर का एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वेरी तो कर सकता है, लेकिन इसी से कितना कम या ज्यादा वेरी कर रहा है, इसी से परचेज मैनेजर का जो है हमें एफिशिएंसी पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, दिस बजट इज दिस बजट इज prepared with prepared with the following equation। ठीक है, इक्वेशन जो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया, जिससे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए। बजटेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू बजटेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू budgeted consumption of raw material, budgeted consumption of
रॉ मटेरियल, कितना हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा वो पता होना चाहिए। बजटेड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यही तो लास्ट क्लास में इसी बेसिस पे ही तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि हमें कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या हमारे पास पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक में सेम टाइप ऑफ रॉ मटेरियल है या फिर वही वाला रॉ मटेरियल है, तो उतना कम खरीदेंगे। और अगर हमें प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसके अलावा भी अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रॉ मटेरियल रखना है तो उतना एक्स्ट्रा खरीदेंगे। तो देखो जो क्वेश्चन किया था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल परचेज बजट, वहां पर क्या क्या लिया था। तो ये तो कैलकुलेट करने के बाद ये देखते हैं। ये देखो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, क्लोजिंग और ये ओपनिंग, इतना चाहिए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में इतना होना चाहिए हमेशा, तो फिर इतना अवेलेबिलिटी चाहिए होगा। परचेज इतना करना पड़ेगा, ठीक है, परचेज इतना होना चाहिए क्योंकि रॉ मटेरियल पहले से ही ओपनिंग में इतना है, तो 10,000 से कम करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो समझ लोगे तो फिर याद हो जाएगा। ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल परचेज बजट, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज बजट यही डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद और कौन सा डेफिनेशन लिखवाएं, रुको देखते हैं, या फिर क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते उसके बाद बाकी लिखेंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर। यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो कि काफी आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कर लिया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, देखो ये वाला क्या बोल रहा है। बोल रहा है के लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट से वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एक्स। तो के लिमिटेड एक प्रोडक्ट बनाता है जो है एक्स। द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन रिप्रेजेंटिंग इट्स बजट फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022-23 का जो सेकेंड क्वार्टर होगा उसके लिए कंपनी बजट रिप्रेजेंट करना चाहती है। अब किस चीज का बजट है देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, और उसके लिए हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। अच्छा, क्या बोल रहा है। इट एक्सपेक्ट टू सेल 1,50,000 बैग ऑफ एग्स ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 22-23 एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1200। तो इनका जो बजट है वो ऐसा है कि वो इतना बैग, ठीक है, ये क्वांटिटी यूनिट में नहीं है, बैग में है। मतलब जैसे हम लोग पर पीस होता है, पर यूनिट होता है, तो ये पर बैग है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है शायद पर बैग के हिसाब से बिकता होगा। तो पर बैग एक्स जो है वो कितना सेल हो जाएगा, इनका एस्टिमेट है 1,50,000 और सेलिंग प्राइस होगा एस्टिमेटेड 1200 पर बैग। फिर बोला है कि ईच बैग ऑफ एक्स रिक्वायर्स, बोल रहा है एक एक बैग एक्स का, मतलब जो इस इनके प्रोडक्ट का नाम है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल वाई एंड 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल जेड। मतलब एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल चाहिए। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक बार बताए तुम लोगों को, ये इस तरीके से हो रहा है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये मान लो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके यहाँ से फिनिश्ड गुड्स क्या आ जाएगा, एक्स। एक्स क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। तो ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो दो रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ पर दो रॉ मटेरियल का नाम दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और ये दिया हुआ है जेड, ठीक है, वाई और जेड, ये रहा वाई और जेड, ठीक है। अब ये कितना कितना चाहिए वो भी बता रखा है, देखो 2 पॉइंट पर बैग के लिए 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल वाई और 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल जेड। तो 7.5 और 2.5, ठीक है, पर बैग ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स फिनिश गुड्स, ये पर बैग का डेटा हम लोग लिख रहे हैं। एक बैग एक्स बनाने के लिए मतलब एक यूनिट, बेसिकली इतना इतना हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। स्टॉक लेवल्स आर प्लान्ड एज फॉलो। स्टॉक लेवल कुछ इस तरीके से किया गया है। बोल रहा है कि फिनिश्ड बैग्स ऑफ एक्स मतलब फिनिश्ड गुड्स बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में इतना रहेगा, एंड ऑफ क्वार्टर में इतना रहेगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल वाई ओपनिंग क्लोजिंग, रॉ मटेरियल जेड ओपनिंग क्लोजिंग, एम्प्टी बैग ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा, एम्प्टी बैग ये क्या है,
ये भी हमारा क्या है ना, ये भी हमें जो है रिक्वायर होगा, क्योंकि देखो अगर बैग में भर के फिनिश्ड गुड्स को बेचना है, ये स्टॉक है। तो देखो जैसे फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, ये भी एक तरीके का रॉ मटेरियल ही हो गया। मतलब मुझे जो प्रोडक्ट बेचना है उसके लिए मुझे बैग का रिक्वायरमेंट है, वो बैग में ही बिकेगा। तो बैग का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, ये भी हम लोग का स्टॉक हो गया कि भाई इतने स्टॉक में बैग है पहले से, और इतना हमें क्लोजिंग में रखना है, ठीक है। अब बोल रहा है वाई कॉस्ट 160 पर मीटर, जेड का कॉस्ट है 30 पर मीटर। मतलब जो रॉ मटेरियल दोनों रिक्वायरमेंट है ना, उसका रेट बता रहा है 160 पर मीटर, और जेड 30, 160 और 30, ये देखो ये है एट द रेट ऑफ 160 करके, ये है एट द रेट ऑफ 30 करके, और ये है एट द रेट ऑफ 160 करके, पर मीटर के हिसाब से, क्योंकि यूनिट ही यहाँ पर मीटर है। और ये जो एम्प्टी बैग वो 110 ईच करके है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल के यहाँ पर मतलब इन्हें एम्प्टी बैग भी चाहिए, एम्प्टी बैग, ठीक है, इस प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। और एम्प्टी बैग का जो प्राइस है वो बोल रखा है कितना, 110 ईच, एट द रेट ऑफ 110, मतलब एक बैग 110 रुपए का। फिर बोल रहा है इट रिक्वायर्स 9 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल वन बैग ऑफ एग्स, लेबर कॉस्ट इज 70 पर आवर। तो जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा तो लेबर का भी टास्क होगा, तो लेबर को कितना टाइम लगता है, 9 मिनट्स टू फिल वन बैग, ठीक है। तो लेबर का क्या सिस्टम है, लेबर का ये देखो, यहाँ पर प्रोसेसिंग जब होगा लेबर को कितना टाइम लगेगा, लेबर को लगेगा 9 मिनट्स, ठीक है, 9 मिनट्स लगेगा। लेबर को 9 मिनट्स लगेगा एक बैग फिल करने के लिए, टू फिल वन बैग। और कॉस्ट है, कॉस्ट लेबर का जो कॉस्ट है, यानी लेबर का जो चार्जेस है, लेबर कॉस्ट है 70 पर आवर, लेबर कॉस्ट एट द रेट ऑफ 70 पर आवर करके। अच्छा, फिर बोला है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 60 पर बैग, ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है। लेबर के अलावा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि है 70 पर आवर करके, ठीक है, ₹70 पर आवर करके लेबर का वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 लाख पर क्वार्टर, पूरे क्वार्टर का ही बता दिया, ऑब्वियसली पूरे क्वार्टर का ही बताना नहीं, चाहिए कि 60 होगा, 60 पर बैग होगा। ओ अच्छा वेरिएबल 60, मतलब अच्छा मैंने 70 लिख दिया ना, हाँ 60 होगा। अच्छा, फिक्स्ड जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम लोग का है पर क्वार्टर का बताया है, देखो 40 लाख, 40 लाख पर क्वार्टर, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और क्या बताए, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 3,75,000 पर क्वार्टर। अच्छा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका दो पार्ट है, एक है वेरिएबल एक है फिक्स्ड, ठीक है। वेरिएबल का कैसे दिया हुआ है, फिक्स्ड का कैसे दिया है, वेरिएबल दिया हुआ है 5% ऑफ सेल और फिक्स्ड है 3,75,000, ये है 5% ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड है ये पर क्वार्टर होना चाहिए, हाँ पर क्वार्टर, ये 3,75,000 पर क्वार्टर, ठीक है। अच्छा, करना क्या है देखते हैं। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर द सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी, जैसे ही बोला कि प्रोडक्शन बजट बना के दो, ठीक है, क्वांटिटी में किसी एक क्वार्टर, मतलब एक ही क्वार्टर है सेट क्वार्टर, ठीक है, जो क्वार्टर बोला गया है उसका। तो हमें निकालना है प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट कैसे निकलेगा, प्रोडक्शन मतलब हमें कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो मैंने वो तो अभी थ्योरी नहीं लिखवाया, लेकिन लास्ट क्लास में तो हम लोग प्रोडक्शन बजट किए थे। तो प्रोडक्शन करने के लिए पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितना सेल करना है, तो मुझे सेल क्वांटिटी पता होना चाहिए। अभी बताएं, लास्ट दिन भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। तो कितना यूनिट सेल करेंगे, क्या जो सेल करेंगे वही प्रोडक्शन करना है, क्या हम लोग फिनिश गुड्स को कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना चाहते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा, ठीक है, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो हमें मिल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन करना है। जितना बेचना है उतना तो प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। क्या बेचने के अलावा हम लोग कुछ स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना चाहते हैं, लोग रखते हैं ना डिस्प्ले वगैरह करने के लिए, तो वैसे ही क्या हम लोग कुछ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं, तो इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन पहले से अगर हम लोगों ने जो है हमारे पास ऐसा कोई ओपनिंग स्टॉक है जो कि ये प्रोडक्ट सेम इसी यही प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, तो फिर उतने से हम लोग कम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये निकालना पड़ेगा, बेसिकली प्रोडक्शन बजट का मतलब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले प्रोडक्शन बजट को कैलकुलेट करते, क्वेश्चन नंबर 1, नहीं 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मतलब 3 के अंडर शायद क्वेश्चन नंबर 1 देखते, 1, हाँ 1 नाम दिया हुआ है यहाँ। अच्छा, इसमें लिखेंगे प्रोडक्शन बजट फॉर एक्स, प्रोडक्शन बजट
फॉर एक्स प्रोडक्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, किसी एक साल का सेकेंड क्वार्टर का हमें ये निकालने के लिए दिया है। अच्छा, तो प्रोडक्शन बजट अभी तो बताया कैसे करके निकालना। देखो पहले तो हमें ये दिमाग में आना चाहिए ना कि क्या निकालना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो वो डेटा हम लोग क्वेश्चन से ले सकेंगे। तो पर्टिकुलर्स बैग्स, ठीक है, नंबर। देखो मुझे प्रोडक्शन बजट चाहिए, मतलब मुझे यूनिट में आंसर चाहिए। अब यहाँ पर यूनिट नहीं है, यहाँ पर बैग्स में आंसर होगा, क्योंकि यूनिट ही यहाँ पर बैग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल। अभी तो दिखाया क्या चाहिए, बजटेड सेल, कितना सेल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्या क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखना चाहेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक, बजटेड सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ये कैलकुलेट करने से हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इतना बैग्स, ठीक है। अब ये सब डेटा देखते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है। बजटेड सेल, बजटेड सेल देखते हैं। ये रहा 1,50,000 बैग, तो यहाँ पर ये लिखेंगे 1,50,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखना है, देखते हैं। यहाँ तो नहीं दिख रहा है, नीचे ये रहा स्टॉक लेवल। ये देखो फिनिश्ड गुड्स का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कितना प्रोडक्शन करना है। तो स्टॉक कौन सा लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ये सब नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, फिनिश्ड गुड्स का। तो फिनिश्ड बैग्स ऑफ एक्स बोल रहा है कि 45,000 बैग्स जो है क्वार्टर के बिगिनिंग में होना चाहिए, 33,000 एंड में होना चाहिए। तो 33,000 मतलब 1,50,000 बेचेंगे, वो तो प्रोड्यूस करना ही है। 33,000 और भी रखना चाहते हैं तो वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन 45 पहले से था, तो फिर उतना कर लेना है माइनस, ठीक है। तो 1,50,000 माइनस 45 प्लस 33, 1,38,000 हो गया। बस इतना ही सिंपल है, ठीक है, 1,38,000 ये हम लोग का हो गया प्रोडक्शन बजट फॉर द प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। बोल रहा है प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर वाई जेड। वाई जेड क्यों बोला है, क्योंकि ये दोनों रॉ मटेरियल था। तो जो मैंने देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन को नोट डाउन किया था ना, वहां देखो वाई और जेड ये दो रॉ मटेरियल था। फिर बोल रहा है एंड एम्प्टी बैग्स, ये भी रॉ मटेरियल की तरह ही ट्रीट होगा, कि इसके बिना तो फिनिश्ड गुड्स हम लोग बेच नहीं सकते, उसको बैग में डाल के ही बेचना है। फॉर द सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी एज वेल एज इन रुपीज, मतलब हम लोगों को जो प्रोडक्शन सॉरी जो परचेज बजट है उसे क्वांटिटी और अमाउंट दोनों में निकालना है। तो अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज बजट ही लिखा था, तो कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब क्या क्या डेटा हमें चाहिए होगा। सबसे पहले कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना यूनिट, जो कि यहाँ पर बैग्स में है उतना ही रॉ मटेरियल खरीदेंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रॉ मटेरियल रख देना चाहते तो उतना और एक्स्ट्रा खरीदेंगे, लेकिन अगर पहले से ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो उतना कम खरीदेंगे, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पर भी हमें चाहिए, इससे हमें क्वांटिटी मिल जाएगा जो कि यहाँ पर बैग्स में है, ठीक है। उसके बाद उसका जो रेट है मार्केट में मटेरियल का वो लगाएंगे, तो फिर हमें अमाउंट में भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स, दो रॉ मटेरियल है, वाई और जेड, और दोनों का यूनिट जो है वो मीटर है। अच्छा, और एक भी है ना एम्प्टी बैग, ये नंबर में है, ठीक है। इतना सारा रॉ मटेरियल है। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्शन, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा,
तो प्रोडक्शन कितना करना है, तो अभी भी प्रोडक्शन बजट निकाला था, 1,38,000 बैग्स में प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो अब हम रॉ मटेरियल हमें कैसे चाहिए, रॉ मटेरियल पर मीटर के हिसाब से चाहिए, पर मीटर नहीं, देखो यहाँ पर बता रखा है कितना मीटर के हिसाब से चाहिए पर बैग, ठीक है। ये देखो बोल रहा है कि कहाँ गया इसका रिक्वायरमेंट, कहाँ चला गया, ये रहा। बोल रहा है कि एक बैग एक्स बनाने के लिए 2.5 मीटर रॉ मटेरियल चाहिए वाई, और 7.5 मीटर रॉ मटेरियल चाहिए जेड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना बैग में प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग कितने बैग में प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये देखो 1,38,000 बैग में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 1,38,000 बैग में प्रोडक्शन करने के लिए कितना मीटर वाई चाहिए, तो वाई का फिर से पढ़ के देखो, वाई हमें चाहिए 2.5 मीटर एक बैग के लिए, ठीक है। तो फिर इतने बैग के लिए कितना चाहिए होगा, इंटू 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1,38,000 इंटू 2.5 करने से पता चलेगा कि कितना चाहिए, 3,45,000 मीटर चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से Z का कैसे है, 1,38,000 बैग्स बनाने के लिए कितने मीटर चाहिए होंगे, तो देखो यहाँ पर बोला है कि 7.5 मीटर चाहिए ईच बैग के लिए, एक बैग के लिए 7.5 मीटर, ठीक है। तो फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1,38,000 इंटू 7.5, ठीक है। 10,35,000 इतना मीटर चाहिए, ठीक है। तो हमें पर बैग का हिसाब दे दिया था, हम लोग जितना बैग में प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से हम लोगों ने ये डेटा निकाल लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखेंगे वाई का, और ओपनिंग देखेंगे वाई का, फिर जेड का, ऐसे करके एक एक देखेंगे। अच्छा हाँ, एम्प्टी बैग हमें कितना चाहिए, देखो अगर हम लोग 1,38,000 बैग में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो पर बैग का 2.5 मीटर के हिसाब से इतना इतना चाहिए, और 7.5 के हिसाब से। और यहाँ पर जो बैग का रिक्वायरमेंट है वो कैसे है, देखो बोल रहा है कि एक एक बैग में वो बिकता है। तो अगर हम लोग का प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों ने देखा 1,38,000 बैग में होगा, तो फिर हमें एम्प्टी बैग कितने चाहिए, 1,38,000 ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा हिसाब है, जो प्रोडक्ट है वो बोल रहा है बैग में बिकता है, पर बैग के हिसाब से बिकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1,38,000 बैग में प्रोडक्शन, क्योंकि ये यूनिटी बैग है तो बैग में प्रोडक्शन करेंगे, तो रिक्वायर्ड बैग कितना होगा 1,38,000, उस पर थोड़ी ना कोई कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कुछ होगा, वो तो नंबर ऑफ बैग्स में होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये देखो, ये वाला ये भी है, पहले ये दोनों। तो वाई का देखो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग, 96 ओपनिंग, क्लोजिंग 78, क्लोजिंग 78, क्लोजिंग 78 और 96 जो है वो ओपनिंग है। अच्छा फिर जेड का देखते हैं, 1,71 ओपनिंग और 1,41 क्लोजिंग। और एम्प्टी बैग का 1,11,000 और 84,000, ठीक है। तो एंड में 84,000 और 1,11,000, बस ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा। 3,45,000 प्लस 78 माइनस 96, 3,27,000, 10,35,000 प्लस 141 माइनस 171, 10,005,000, 10,05,000, 1,38,000 प्लस 84,000 माइनस 111,000, तो आंसर आ जाता है 1,11,000 ही आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वांटिटी में, क्वांटिटी। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि बजटेड प्रोडक्शन इन अमाउंट, अगर अमाउंट में निकालना है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि ये सब का कॉस्ट कितना है। तो ये मीटर में आ रहा है तो इसका कॉस्ट पर मीटर हमें पता है, हम लोगों ने लिखा था। ये देखो वाई का यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, कॉस्ट पर मीटर, ये देखो एट द रेट ऑफ 160 एट द रेट ऑफ 30, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एट द रेट ऑफ 160
@30। और कॉस्ट पर बैग, बैग के हिसाब से कॉस्ट कितना था? बैग का कॉस्ट, एम्प्टी बैग @110, ठीक है, @110। तो अब वैल्यू में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज। 3,27,000 मीटर खरीदना है 160 करके, 3,27,000 मीटर चाहिए, और ये रॉ मटेरियल वाई पर मीटर 160 का आता है। तो फिर 5,23,20,000, 1,05,000, 10,05,000 इंटू 30, 3,01,50,000। और ये हो जाएगा 111 इंटू 11, 1,221, 12 लाख, नहीं 12 लाख नहीं हो रहा है, 1,22,10,000, 1,22,10,000, ठीक है। 1,22,10,000 ये हम लोग का हो गया रॉ मटेरियल जो है परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड अमाउंट, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड अमाउंट, ये कैलकुलेट हो गया ये वाला। अब बोल रहा है कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एग्स। हमें क्या करना है? बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है फॉर 1 बैग ऑफ एग्स, मतलब एक बैग एग्स जो कि इनके फिनिश गुड्स का नाम है, उसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है, क्या कॉस्ट लगेगा। सिर्फ वेरिएबल पार्ट हम लोगों को बताना है कि क्या कॉस्ट लगेगा, ओनली वेरिएबल पार्ट बताना है और कुछ नहीं, ठीक है, और वो भी सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं फोर्थ नंबर, सॉरी थर्ड नंबर पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ budgeted variable cost of production of 1 kg, नहीं 1 बैग, kg नहीं, 1 बैग ऑफ एग्स। अच्छा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो यहाँ तो पहले बोला था कि जो है पॉपुलर प्रोडक्ट एक्स बनाता है जिसका 2022-23 का सेकेंड क्वार्टर का हमें डेटा, तो सेल इतना होगा, एक्सपेक्टेड है इतना सेलिंग प्राइस होगा। अच्छा हमें तो बोला है कॉस्ट बताने के लिए, ये सेल हो गया, और रॉ मटेरियल दो तरीके का चाहिए, वाई और जेड। अब यहाँ से हमें कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, तो रॉ मटेरियल वाई जेड और एम्प्टी बैग ये तीन चाहिए, और उसका कॉस्ट हमें बता रखा है। चलो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स के नीचे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल y और z, ठीक है, y कितना करके है 2 पॉइंट, y कितना चाहिए एक बैग बनाने के लिए, क्योंकि हमें एक बैग का ही निकालने के लिए बोला है, तो एक बैग बनाने के लिए y चाहिए 2.5 मीटर, और 1 मीटर 160 का आता है, तो फिर 2.5 मीटर कितने का आएगा, 2.5 मीटर @160 करके आ जाएगा, क्योंकि सीधा सा बात है, एक बैग बनाने के लिए 2.5 मीटर वाई चाहिए, और 1 मीटर वाई 160 का मार्केट में आता है, तो 2.5 मीटर कितने का आएगा। सेम तरीके से जेड का भी कैलकुलेशन करेंगे। जेड मार्केट में आता है 30 पर मीटर करके, 1 मीटर 30 रुपीज का आता है, ठीक है, लेकिन एक बैग एक्स बनाने के लिए ये जो जेड है इसका रिक्वायरमेंट कितना था, ये जो जेड है इसका रिक्वायरमेंट था 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल, जेड बोल दिया है ईच बैग के लिए 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये आसान है क्वेश्चन, जैसे बचपन में हम लोग बोल देता था ना कि इतने मीटर का इतना, किलो का इतना है, तो फिर 5 किलो का कितना होगा पर किलो का, बस पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या हमें निकालना है, बाकी यहाँ पर और कुछ है नहीं, ठीक है। ये 400 हो गया।
225 हो गए, ठीक है। और एक रॉ मटेरियल है एम्प्टी बैग। अब एम्प्टी बैग देखेंगे कि कितना चाहिए। तो एक बैग चाहिए। एक बैग एक्स बनाने के लिए एक ही बैग चाहिए, एक बैग में ही एक एक्स आता है, दूसरे बैग में दूसरा, पर बैग एक एक एक्स के लिए एक बैग चाहिए। अब बैग 110 करके था, देखो याद है तो मैंने लिख दिया, ये देखो बैग था 110 करके, कहाँ गया, नीचे होगा। बैग का रेट था मार्केट में 110 ईच, ठीक है। तो फिर एक एक बैग में एक एक एक्स है, तो 110 हो गया। अच्छा, इसको टोटल करेंगे रॉ मटेरियल का टोटल, तो ये आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर भी एक अमाउंट का कॉलम कर देते हैं, ये हो गया 53735, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा मटेरियल, सॉरी कौन सा वेरिएबल कॉस्ट हमें चाहिए, क्योंकि हमें बोला है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगाने के लिए। और क्या वेरिएबल कॉस्ट है, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है लेबर, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट लेबर का भी होगा, तो यहाँ पर हो गया डायरेक्ट लेबर, ठीक है। लेबर वेरिएबल क्यों है, क्योंकि देखो ये भी पर यूनिट यानी पर बैग में बता रखा है, बोल रहा है कि 9 मिनट्स लगता है लेबर को एक बैग बनाने में, एक बैग को पूरा फिलअप करने में। और लेबर का कॉस्ट है पर आवर 70, ठीक है। मतलब सीधा बात है 60 मिनट्स, एक घंटा मतलब 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स काम करने से 70 रुपीज देना पड़ेगा, तो एक मिनट काम करने से 70/60, तो 9 मिनट्स काम करने से जितना देना पड़ेगा वही पर बैग पे लेबर का कॉस्ट आएगा, क्योंकि लेबर को एक बैग फिलअप करने में 9 मिनट्स लगता है। तो 9 मिनट्स का चार्जेस ही पर बैग पे एप्लीकेबल होगा, और लेबर का चार्जेस पर आवर पे दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग 9 मिनट्स का निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक बैग पे लेबर का खर्चा कितना है, ठीक है। मतलब 70/60 इंटू 9 करना पड़ेगा। 70 70/60, 60 मिनट्स इंटू 9 मिनट्स, ठीक है। तो 70 इंटू 9 डिवाइड 60, 10.5, ठीक है। तो मिनट्स मिनट्स कैंसिल आउट, पर आवर हो गया, ठीक है। तो बैग पर आवर प्लस, और एक वेरिएबल खर्चा था, बता ही दिया है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 60 पर बैग, ये डायरेक्टली लिख देंगे, ये इसमें कुछ करना नहीं है, बता ही दिया है खुद से ही पर बैग कितना है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 0.505, 805.50, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी नहीं करना है। देखो अगर तुम लोग को लग रहा है कि फिक्स, तो देखो आएगा ही नहीं, क्योंकि फिक्स्ड हमें करने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है वेरिएबल वाला लेने, देखो हम दिखा देते हैं। ये देखो बोला है वेरिएबल कॉस्ट को लेने, तो फिक्स्ड इसीलिए नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोग को एक सेलिंग का वेरिएबल डेटा और एक फिक्स डेटा। फिक्स तो नहीं आएगा, वो तो समझ ही रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सेलिंग वेरिएबल है फिर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को बोला है सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने के लिए, कॉस्ट टू प्रोड्यूस, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, उसके बाद जो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लगने के बाद जो है बाकी चीज आता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का खर्चा बताने के लिए बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री रिलेटेड होता नहीं है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फिक्स दिया हुआ है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। अब फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक साथ दिया है, मान लो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ रहता तो वो भी नहीं आता, क्योंकि हमें सिर्फ जो है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है जो कि फैक्ट्री रिलेटेड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट कुछ भी नहीं आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। मतलब इसका आंसर जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा कि 805.50 पर बैग, ठीक है, पर बैग। एक बैग एक्स बनाने के लिए जो फैक्ट्री का कॉस्ट है वो कुछ इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन नहीं, ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है। क्वेश्चन 4 करेंगे, देखो क्या बोला है इसमें। इसमें बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% लेवल, 75% ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। तो जो
एबीसी लिमिटेड है, वो करेंटली 75% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इन द पास्ट 2 years द लेवल ऑफ ऑपरेशंस आर 55% एंड 65% रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो पहले, इसके पहले इन्होंने कितने कितने कैपेसिटी लेवल पे काम कर रखा है? 55 65। प्रेजेंटली द प्रोडक्शन इज 75,000। करेंटली 75,000 प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब 75% कैपेसिटी का यूटिलाइज करके 75,000 का प्रोडक्शन जो है कर रहा है ये लोग। द कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी लेवल ड्यूरिंग 20 to 23। द कॉस्ट डिटेल्स। अच्छा, तो देखो पहले ये 55 65 पे काम करती थी, करेंटली इतने पे काम कर रही है और सोच रही है फ्यूचर में इतने पे काम करेगी। ठीक है, तो ये जो है पास्ट में कैसे काम कर रही थी? 55 और 65। ठीक है, करेंटली मतलब प्रेजेंट अगर देखें तो 75 पे काम कर रही है, और फ्यूचर में ये चाहती है कि 85% पे काम करे। तो और उसके हिसाब से हमें बाकी डेटा यहाँ दे दिया है। बोल रहा है कि 55% 65% और 75% ये पास्ट में काम कर चुकी है और ये करेंटली कर रही है, तो उसमें मेटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा दे रखा है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड 20% ऑन सेल। द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर ये खर्चे इस तरीके से बढ़ सकते हैं। कैसे? बोल रहा है कि देखो डायरेक्ट मेटेरियल जो है वो 8%, ये सब परसेंट में 8% से बढ़ेगा। डायरेक्ट लेबर इतने परसेंट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इतने परसेंट, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इतने परसेंट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इतने परसेंट, फिक्स सेलिंग ओवरहेड इतने परसेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10%। ऐसे बोल रहा है इतना इतना करके बढ़ जाएगा। प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड 20 to 23 एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी, ऑल्सो असर्टेन प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन। तो हमें फ्लेक्सिबल बजट बना के देना है कि 85% कैपेसिटी लेवल पे काम होगा, तो फिर हम लोग का जो है क्या प्रॉफिट आएगा, क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, वो सब हमें बताना है। ठीक है, देखो लिखो, इलास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल के लिखो। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेट करने क्या बोला है, क्या लिखना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड 20 to 23। फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड 20 to 23 एट 85% कैपेसिटी लेवल। लेवल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा, कॉलम में हो जाएगा पर्टिकुलर्स, पर यूनिट और अमाउंट। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 85% कैपेसिटी लेवल पे कितना प्रोडक्शन होगा, पहले ये बताओ। 75% पे अगर 75,000 है, यही तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो यूनिट है। अगर 75% पे 75,000 है तो 85% पे कितना होगा, कितना यूनिट प्रोडक्शन का बात हो रहा होगा, बोलो। 85,000। हाँ, 85,000। ठीक है, 85,000 यूनिट। ठीक है, 85,000 यूनिट। क्योंकि सिंपल सा बात है, देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया, 75,000 जो है वो 75% इक्विवेलेंट टू, मान लो यहाँ से करें 75% इक्विवेलेंट टू 75,000, तो 1 = 75 डिवाइडेड बाई 75%। तो 85% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75,000 डिवाइडेड बाई 70%, 85% अगर करोगे तो ये कैंसिल आउट होने से 10,000 होता है, 85,000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये सब कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या दिखाने के लिए बोला है? देखो हमें बोला है दिखाना है बजट। ठीक है, बजट दिखाना है इतने कैपेसिटी लेवल पे, बट उस क्या बजट बनाए? फ्लेक्सिबल तो बना रहे, लेकिन उसमें शो क्या करे? प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, ये सब शो करने बोला है। बजट किस चीज का बनाएंगे? हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, मेटेरियल, लेबर, ये सब का। तो ये
ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्चा लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, इसमें चेंजेस होगा। डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना होगा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है कि नहीं है। देखो वैसे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल ही होता है, फिर भी चेक कर लेंगे। कैसे चेक करने से पता चलेगा, सबका रेट बराबर होना चाहिए। जैसे 55% पे कितना है, 11 लाख डिवाइडेड बाय 55% करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 100% में 20 लाख आ गया, ठीक है। इंटू 100% करके देख, इंटू 100% में ये इतना आ जाएगा 20 लाख, ठीक है। अगर 100% में 20 लाख है तो 65% में कितना होना चाहिए, 13 लाख, ठीक है। और 20 लाख का अगर हम लोग 75% कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 15 लाख। 15 लाख ही है, मतलब वेरिएबल सभी में बराबर है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है क्योंकि सभी में जो पर यूनिट है वो सेम है, क्योंकि 55% पे जितना आ रहा है सेम उसी रेट पे 65% पे इतना आ रहा है, 75% पे इतना आ रहा है। तो अब हम लोग को इसका मतलब ये वेरिएबल है, पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे कि यहाँ का डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा, तो जो 85,000 इनका जो बजटेड वैल्यू है उसके हिसाब से देखो, बोल रहे एक्सपेक्टेड डायरेक्ट मटेरियल 8% से बढ़ जाएगा। तो अगर नहीं बढ़ता तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना होता, तो देखो हम 75% के अकॉर्डिंग अगर चले, कोई भी डेटा लेके कर सकते हो, हम दिखा देंगे। देखो 15 लाख है 75% के लिए, ठीक है। तो 8 ये कितने परसेंट पे, 85% के लिए कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो 15 लाख डिवाइडेड बाई 75 इंटू 85 करो, देखो कितना आता है, 17 लाख आएगा। अब तुम लोग जो भी वैल्यू ले लो उसमें 70 नहीं आएगा। जैसे कि ये अगर ले लेते हो, जैसे 11 लाख, ठीक है। 11 लाख जो है वो कितने परसेंट के लिए है, 55, तो 85 के लिए कितना होगा, ये देखो 17 लाख ही आएगा। 13 लाख, तभी तो वो वेरिएबल हुआ ना। 13 लाख अगर 65 के लिए है, ठीक है, तो 85 के लिए कितना आएगा, 70 नहीं आएगा। मतलब अगर कोई चेंजेस नहीं होता तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, उसके हिसाब से हम लोग का 17 लाख होता। लेकिन बोल रहा है ये 2% से बढ़ जाएगा, 2% ना 8% कुछ बोल रखा था, चलो देख लेते हैं एक बार। 8% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 17 लाख का खर्चा 8% से बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 17 लाख पे 8% लगाओ प्लस 17 लाख, तो ये कितना हो गया, 18,36,000। तो टोटल आ जाएगा 18,36,000। तो पर यूनिट कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 85,000 कर लो, ये 85,000 यूनिट के लिए खर्चा है ना, तो डिवाइडेड बाई 85,000 करने से 21.6 आ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट इतना आ गया, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर। अब लेबर का भी वेरिएबल ही होगा, फिर भी चेक कर लेंगे कि लेबर का जो है कुछ फिक्स्ड वगैरह है कि नहीं। तो डायरेक्ट लेबर ये देखो 55,0,0,0,0, ठीक है। 5,50,000 फॉर 55%, तो 100% के लिए कितना होगा, तो 100% के लिए 10 लाख। 10 लाख का 65% 6,50,000, 10 लाख का 75% 7,50,000। तो इसका मतलब ये जो है ये वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि सभी में सेम आ रहा है। तो 10 लाख हो रहा है खर्चा, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने ये 15 लाख के हिसाब से लिखा है, मतलब 75% के हिसाब से, तो एक ही जैसा करना चाहिए हमें, ठीक है, एक ही जैसे करते जाना चाहिए। ये देखो ये वाला लेंगे, अगर ये ले रहे हो तो इसके बेसिस पे करना, कोई भी एक ही बेसिस पे, आंसर सभी में सेम आएगा, लेकिन लिखने का एक पैटर्न होना चाहिए। तो 7,50,000 फॉर 75%, तो हम ऐसे कर लेते हैं, 7,50,000 फॉर 75%, ठीक है, इंटू 100%, सॉरी इंटू 85% करेंगे तो 85% का पता चल जाएगा, इंटू इस पे जो भी इंक्रीमेंट है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इंक्रीमेंट कितना बोला था लेबर का, वो तो 8% था, ये है 5%, ठीक है। तो 5%, 10 लाख है, 10 लाख पे 5%, ठीक है। 100% था 10 लाख, 10 लाख का 85% करेंगे तो 85,000 यूनिट के लिए निकल जाएगा, इंटू 5% प्लस 85, 8,50,000, हाँ, 8,92,500, ये देखो 8,92,500, ठीक है। तो ये निकाल लिया पहले, ये 85% का आ जाएगा, तुम लोग कैलकुलेट करके देखना, 8,50,000, फिर इस पे 5% इंक्रीज कर देना, फिर डिवाइडेड बाई 85,000, तो पर यूनिट का निकल के आ जाएगा 10.5। अच्छा, इसके बाद और क्या खर्चा है देखो,
इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में ना वेरिएबल और फिक्स्ड है, हमें चेक करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और ये देखो ऊपर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट बोला है। कैलकुलेट तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इंक्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें से निकाले कैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन कितना है, फिक्स्ड पोर्शन कितना है, उसके लिए तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये जो सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड है उसका प्रूफ ऐसे भी करके देख सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ रहता तो तुम लोग ऐसे करके चेक करते। 55 के लिए अगर 55 इंटू 100 कर लेते तो 100% के लिए इतना है, तो फिर 65 के लिए कितना होगा, 65 के लिए होना चाहिए 36636, लेकिन 3,30,000 दिख रहा है। ठीक है, बाकी इसका भी चेक करोगे, डिवाइडेड बाई 65 कर लो, इंटू 75 कर लो, 75% का देखो 4222727, बट ये इतना आ रहा है, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड है। ठीक है, अब इसका बनाएंगे वर्किंग नोट। तो यहाँ पर ये 2 पेज रख देते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें फैक्ट्री ऐसे लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। चेंज इन एक्सपेंस जो हम लोगों ने फर्स्ट डे फॉर्मूले में पढ़ा था। ठीक है, चेंज इन एक्सपेंस या फिर डिफरेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट या फिर चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो चेंज इन एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, कोई भी दो कंपेयर करेंगे होगा, मैंने सभी पे कंपेयर करके जब ये वाला पॉइंट सिखाया था तब दिखाया था। ठीक है, कि अगर 55 और 65 का कंपेयर करोगे तो भी आएगा, 65 75 कंपेयर करोगे तो भी आएगा, 55 75 कंपेयर करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई भी कंपेयर कर सकते हो, तो चलो हम कंपेयर कर लेते हैं ये 75 और 65 का। तो खर्चा 3,50,000 हो जाता है 3,30,000 से, 3,30,000 से बढ़ के अगर हम लोग का प्रोडक्शन 75 हो जाता है 65 से बढ़ के। ठीक है, तो इसका मतलब खर्चा इंक्रीमेंट हो रहा है 20,000 और इसके बदले प्रोडक्शन हमें मिल रहा है 10,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सॉरी इतना जो है खर्चा बढ़ रहा है, 20,000 का खर्चा बढ़ रहा है 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एक्स्ट्रा पर यूनिट प्रोड्यूस पे 2 रुपए का खर्चा ज्यादा हो रहा है, ₹2 पर यूनिट। ठीक है, अच्छा तो यही वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा, सॉरी फिक्स नहीं, ये है फैक्ट्री। ठीक है, फिक्स नहीं, इसको लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 2 पोर्शन है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल पोर्शन कितना करके होगा, तो देखो वेरिएबल पोर्शन है 2 पर यूनिट करके, अब कोई भी यूनिट ले लो। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 75,000, तो मैंने ये 75,000 यूनिट ले लिया कि 75,000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मुझे नहीं पता, अगर मैंने 75,000 का लिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड भी मुझे 75,000 वाला लिखना पड़ेगा 3,50,000। ये 3,50,000 में ही तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूडेड है, वो मुझे अलग करना पड़ेगा। तो वेरिएबल तो मुझे पता चला 2 पर यूनिट करके है, तो 75,000 पे कितना होगा, माइनस 1,50,000, तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2,00,000। ठीक है, 2,00,000 हो गया फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड चाहे कितने भी कैपेसिटी लेवल यूज करो उतना ही होगा। ठीक है, अच्छा तो वेरिएबल तो ये है 2, लेकिन न्यू वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, न्यू क्यों मैंने बोला, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट है। तो देखो यहाँ पर बताया था कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितने से बढ़ेगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5% से बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 2+2 इंटू 5%, तो ये हो जाएगा 2+2 का 5% मतलब 10 पैसा, तो 2.10। ठीक है, तो हमें फिर 2.10 से कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। 2.10 वर्किंग नोट नंबर 1 देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, 2.10 इंटू 85,000, 1,78,500।
ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ये फिक्स्ड पोर्शन बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग करके लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें बोला है कि कंट्रीब्यूशन दिखाओ, तो कंट्रीब्यूशन दिखाना अगर है तो वेरिएबल को अलग लिखेंगे, फिक्स्ड को अलग लिखेंगे, तो उसी पैटर्न में रेडी हो जाएगा। अच्छा, और क्या है वेरिएबल फैक्ट्री के बाद? ये देखो, मेटेरियल कर लिया, लेबर कर लिया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कर लिया, ये दोनों फिक्स है, ठीक है, और वेरिएबल सेलिंग है, ये करेंगे। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन शायद पूरा फिक्स्ड है। हाँ देखो कैसे, क्योंकि ये देखो 1,60,000 1,60,000 1,60,000, अगर सभी एक्टिविटी लेवल पे 1,60,000 है तो वो तो फिक्स्ड हो गया। सेलिंग ओवरहेड का फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है। ये देखो फिक्स्ड भी लिया लिया हुआ है और वेरिएबल भी दिखाया हुआ है, इसका मतलब दोनों ही होगा, तो इसका भी इसी तरीके से निकालेंगे अभी जैसे फैक्ट्री का निकाला। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड वेरिएबल पोर्शन, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। तो चेंज इन कॉस्ट कितना हो रहा है, हम ये लास्ट का दो ले रहे हैं, बाकी तुम लोग कोई भी कंपेयर करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। 4 लाख कॉस्ट हो रहा है 3,60,000 से, कितने यूनिट प्रोडक्शन चेंज होने पे? 75। अगर प्रोडक्शन हो रहा है 65 से बढ़ के, तो ये हो जाएगा 40,000 रुपीज का खर्चा, और ये 10,000। ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पर यूनिट का इंक्रीमेंट है ₹4 पर यूनिट, ठीक है। तो यही हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड भी निकालना पड़ेगा, तो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्वल टू फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन सा वाला ले? 75,000 का ही ले रहा है, टोटल है 4 लाख, ठीक है। इसमें से वेरिएबल पोर्शन कितना है? 75,000 यूनिट इंटू 4 रुपीज करके, तो 4 लाख माइनस ये हो रहा है कितना? 75 इंटू 4, 3 लाख। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देयरफॉर फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1 लाख, ये 1 लाख हो गया। अच्छा, अब न्यू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट, उसमें चेंज होगा 4 रुपीज में, कितना परसेंट इंक्रीमेंट है उतने का चेंजेस दिखेगा। तो देखते हैं कितना इंक्रीमेंट है। 8%। 8% मतलब 4 का 8% 3.20 होगा, 3 पॉइंट नहीं 32 पैसा होगा, तो 4.32 रुपीज, 4.32 पर यूनिट, ठीक है। तो वर्किंग नोट 2 4.32 इंटू 85,000, 3,67,200, ठीक है। 3,67,200 ये आ गया हम लोग का वेरिएबल। अब सारा वेरिएबल ऐड कर लेंगे। 21.6, 10.5, 2.1, 4.32, 38.52 इंटू 85,000 कर लेते हैं, तो बिना टोटल किए भी जो आंसर आएगा इसमें भी सेम ही आएगा, अगर टोटल करोगे तो भी इतना ही आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, या ये लिख लो ऊपर वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या था? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड था, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा फिक्स्ड पोर्शन तो हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, वो तो वर्किंग नोट करके निकाला है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है हम लोग का ये रहा 2 लाख, ठीक है, 2 लाख है। इसमें इंक्रीमेंट होगा क्योंकि सारे खर्चे बढ़ने वाले हैं, ऐसा इनका मानना है। 10%,
तो ये हो गया 2,20,000। अच्छा, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कितना था और उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा? तो इंक्रीमेंट हो रहा है सेलिंग का 15%। अच्छा, और सेलिंग का आया कितना था? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख का 15% यानी कि 15,000। 1,15,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये तो फिक्स्ड ही था, 1,60,000 था। देखो फिक्स्ड था ये पूरा 1,60,000 सभी में। अब ये भी इंक्रीज होगा 10%, 1,60,000 इंटू 10%। 10% मतलब 16,000, तो 16 और 1,60,000 मतलब 1,76,000। ठीक है, अब टोटल करना पड़ेगा तो आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको ए नाम दे देते हैं। अच्छा, फिक्स्ड का हो जाएगा 220, 1,15,000 प्लस 176, 5,11,000। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 5,11,000। अब लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब ए प्लस बी, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो वेरिएबल है 32,74,000, 32,74,200, 37,85,200। ठीक है, 37,85,200। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये बन गया हम लोग का जो बोला था फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, जो भी बजटेड इंफॉर्मेशन था उससे बना लिया। अब बोला है प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन निकालो। ठीक है, तो प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स चाहिए। देखो सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सेल्स कितना है? सेल्स हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, बोला है कि प्रॉफिट जो है 20% ऑन सेल्स है। तो सेल्स कैसे निकलेगा? तो सेल्स ऐसे हो जाएगा, सेल्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये करेंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट कितना है? 37,85,200। प्रॉफिट कितना होगा? 37,85,200 इंटू, देखो सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना बोला है? 20%, मतलब 20/100 इसमें ये सेल हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर पता चल जाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे सेल वैल्यू। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे होता है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होगा? अगर कोई चीज 100 रुपए का बेचा, 20 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो वो 80 रुपीज का रहा होगा। ठीक है, 80 रुपीज उसका कॉस्ट रहा होगा, तो 80 रुपीज कॉस्ट है, 20 रुपीज का प्रॉफिट है, मतलब 20/80। ठीक है, 20/80 हो जाएगा। ये देखो, इंटू 20/80 प्रॉफिट का वैल्यू। ठीक है, अब ये ऐड करेंगे तो सेल्स वैल्यू मिल जाएगा, इंटू मतलब डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं ना, डायरेक्टली आ जाएगा 9,46 कुछ आ रहा है, 9,46 समथिंग। ठीक है, प्लस 37,85,200, तो ये आ जाएगा 47,31,500। 47,31,500 ये मेरा आ गया सेल्स। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है, इससे वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है, तो ये आ गया सेल्स 47,31,500 माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट है 32,74,200। 14,57,300 ये हो गया कंट्रीब्यूशन, और इससे फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है 5,11,000।
9,46,300, 9,46,300 जो यहाँ पर आ रहा था, ये देखो यहाँ पर भी उतना ही आ रहा था। इसको वर्किंग नोट में डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको वर्किंग नोट से निकाल लिया, फिर यहाँ पर लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1 देके कि ये सेल्स है, फिर वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन, उससे फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिया तो प्रॉफिट। ये प्रेजेंटेशन हमें करने बोला था ना, तो इसके ऊपर लिख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट बोल के, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट बोल के लिख के ये दिखा सकते हो। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इसके बाद हम लोग, एक सेकंड देखते हैं कौन सा किया जा सकता है। ये वाला, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है कि द अकाउंटेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 21-22। अकाउंटेंट ने 21-22 का कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। क्या डिटेल्स प्रोवाइड कर रखा है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, ये सब दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनाती है ए एंड बी, एंड द आउटपुट एंड कॉस्ट वेयर एज वेल। ये देखो क्या क्या बोला, आउटपुट ए इतना यूनिट, बी 1 लाख यूनिट, सेलिंग प्राइस 2 रुपीज 3.50, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दे दिया है कितना कितना करके खर्चा होता है 1 यूनिट पे, वेजेस पर यूनिट दे दिया है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड, इसको कैसे चार्ज करना है प्रोडक्ट में, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में मुझे इसको दिखाना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट जितना परसेंट होगा ये भी उतना ही होगा। अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट ए का इतना, प्रोडक्ट बी का इतना। अदर वेरिएबल कॉस्ट तो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और अदर वेरिएबल कॉस्ट है। फिर बोल रहा है 22-23 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाय 25% एंड फॉर बी 50%। बोल रहा है प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा ऐसे। इट इज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर, इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि इन्होंने फर्दर प्रोडक्ट एक सी बना लेना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट दो पहले से ये बना रहे तो इसमें इनको लग रहा है कि सेल जो है पहले जैसा नहीं रहेगा, तो इसीलिए नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे जिसका नाम दिया है इन्होंने प्रोडक्ट सी। फिर बोल रहा है द कॉस्ट फॉर विच, अच्छा ये प्रोडक्ट सी बनाने का कॉस्ट अब बता रखा है। बोल रहा है आउटपुट इतना यूनिट बनाएंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना होगा, मेटेरियल और लेबर का खर्चा दिया है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी द सेम एज फॉर प्रोडक्ट ए। बोल रहा है कि बाकी अदर वेरिएबल कॉस्ट बोल के एक यहाँ कॉस्ट बोल रखा था ना, ये देखो अदर वेरिएबल कॉस्ट कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये बोल रहा है प्रोडक्ट ए का जितना है प्रोडक्ट सी का भी उतना ही रहेगा, मतलब 0.25 पर यूनिट करके ऐसे बोला है। कमेंट द कंपेरेटिव रिजल्ट, हमें कंपेयर करके बताना है कि जो सी का हम लोग ऑप्शन ले रहे हैं वो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो यहाँ पर हमें कैसे करके फिर हम लोग बता सकते हैं कंपेरेटिव रिजल्ट जो है वो हम लोग कैसे करके बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार ए बी का डिटेल्स बनाना पड़ेगा कि जब ए बी बेच रहे थे तो क्या सिचुएशन था, अब ए बी के साथ सी भी बेचेंगे तो क्या सिचुएशन होगा, क्योंकि ये एडिशन करने वाले हैं ना नया प्रोडक्ट, तो फिर दोनों का हमें बनाना है, ठीक है। तो एक बार ए बी का पोजीशन के साथ ए बी सी का पोजीशन कंपेयर करके देखना है कि क्या होगा, क्योंकि वही बोला है कंपेयर करके और कमेंट करो। कमेंट क्या करना है, मतलब सी बनाना भी है या नहीं बनाना है, ठीक है। रिजल्ट का कंपेरिजन मतलब प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे, ठीक है, कि पहले क्या प्रॉफिट हो रहा था, अब सी के इंट्रोडक्शन के बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इलास्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बजट शोइंग करेंट पोजीशन, ऐसे लिखेंगे बजट शोइंग करेंट पोजीशन एंड पोजीशन फॉर 22-23। पर्टिकुलर 21-22, पर्टिकुलर्स 21-22, इसमें दो ही प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी, और यहाँ पर टोटल कॉलम बना लेंगे।
फिर 22 23 ABC टोटल। अच्छा, प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स से सारे कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सेल्स। अच्छा, देखते हैं सेल का क्या डेटा मिलेगा ए बी के लिए। ये रहा ए बी कितना कितना ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये देखो आउटपुट इतना, सेलिंग प्राइस इतना ही बिकेगा, क्योंकि कुछ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो बोला नहीं है। तो 2 लाख 1 लाख 2 रुपीज 3.50 करके 2 लाख 1 लाख। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये यूनिट है 2 रुपीज और 3.5 करके। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू ये रुपीज में आएगा। तो ये हो गया 4 लाख और ये हो गया 3 लाख 50। तो टोटल में हो जाएगा 7 लाख 50। ठीक है, ये सेल्स वैल्यू आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस्ट। ये क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये सेल्स वैल्यू आ गया। अब कॉस्ट में देखते हैं क्या क्या कॉस्ट अवेलेबल है। मेटेरियल, ये सब पर यूनिट दिया हुआ था। मेटेरियल, वेजेस और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अदर वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, मेटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ए का कितना है, बी का कितना है। ए का है 0.5 और 0.75 है बी का। तो हम ऐसे करके लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शॉर्टकट में 0.50 और 0.75 और यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना यूनिट है, 2 लाख यूनिट। ठीक है, तो 2 लाख यूनिट इंटू 50% मतलब 1 लाख। और ये 75 मतलब 75,000। तो 1,75,000। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर का 0.25 और 50 पैसा, ये हो गया 0.25 और 0.50 यानी 50 पैसा, मतलब 25%। 2 लाख का 25 मतलब 1/4 यानी कि 50,000। ठीक है, और 50% मतलब 50,000। 1 लाख का 50%, तो 50 50 1 लाख हो गया टोटल। अच्छा, इसके बाद और क्या खर्चा है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ये कैसे एब्सॉर्ब होगा, बेसिस ऑफ वेजेस। बेसिस ऑफ वेजेस मतलब जितना वेजेस जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वैसे ही होगा। वेजेस कैसे हुआ है, देखो वेजेस यानी लेबर, ये 50,000 मतलब कितना परसेंटेज है, 1 लाख का 50,000 50%, 1 लाख का 50,000 50%, या फिर रेशियो में भी कर सकते हो 50,000 50,000 यानी 1:1, मतलब वेजेस के प्रोपोर्शन में डालना है। तो 1:1 में कर देते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड टोटल कितना है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वो तो देखना पड़ेगा, तभी तो जाके डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है 1 लाख, ये देखो 1 लाख। ये देखो टोटल करने से यहाँ जो दिख रहा है ना वो जरूर आना चाहिए। ये तो टोटल में इन्होंने बता रखा है ना 1 लाख। ये देखो ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड किया, ये फिक्स नहीं। ठीक है, और अदर वेरिएबल कॉस्ट है 80,000 टोटल, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट वही आएगा, ये हो गया 50,000 50,000 अदर वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अदर वेरिएबल ओवरहेड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये बता दिया, 0.25 और 0.30। 0.3025 वाला आंसर हो जाएगा 50,000 और 30% यानी 30,000। तो 30 और 50 80,000। ठीक है, ये भी टोटल देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके साथ जरूर मैच होना चाहिए। ये देखो 1,75,000 मेटेरियल मैच हो गया, वेरिएबल वाला जो लिखा हुआ है, वेजेस हो गया, वेरिएबल ये हो गया, अदर वेरिएबल वाला हो गया, बाकी ये फिक्स्ड है, ये वाला और ये वाला फिक्स्ड है, और ये प्रॉफिट और सेल है। ठीक है, अब ये सब टोटल कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख, ये हो गया 2,50,000। 50 50 1 लाख, 1 लाख और ये हो गया 70 और 30 2,05,000। अच्छा, अब ये टोटल करने से 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख और ये हो जाएगा 3,80,000 प्लस 70। 4,50,000। अच्छा, 4,55,000। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, या फिर ए बी नाम देके भी निकाल सकते हो। 2 लाख और 2,50,000, सॉरी 4 लाख, ये वाला लाइन लेना पड़ेगा। तो एक काम करते इसमें ए लिख देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये बी, ठीक है, ए माइनस बी। 4 लाख माइनस 2,50,000, 1,50,000, और 3,50,000 माइनस 2,05,000, ये कितना होगा? 145। हाँ, 145। और 7,50,000 और 4,55,000, 2,95,000, ठीक है, 2,95,000। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखना है? कंट्रीब्यूशन हो गया, इसको क्लोज करते। अब लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड, फिक्स्ड में क्या है? फिक्स्ड में मुझे दिखा था फैक्ट्री ओवरहेड तो है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड पूरा जगह तो नहीं है, ऐसे करके लिख रहे हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। देखते हैं कितना था। 2 फिक्स्ड खर्चा था, अदर फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि टोटल में है पता हमें। और एक है अदर फिक्स्ड कॉस्ट 80,000। नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तुम लोग को कहाँ लिखना है? इसके नीचे लिखते जाना है, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स के नीचे अदर फिक्स कॉस्ट। यहाँ और यहाँ गैप चलेगा, यहाँ पर हो गया 80,000, ठीक है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर नाम दे दिया मैंने डी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन को मुझे नाम देना चाहिए सी। तो 1 लाख प्लस 80, 1,80,000, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा सी माइनस डी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन है हम लोग का 2,95,000 माइनस, ये लो मैंने इधर ले ली, 2,95,000 माइनस 1,80,000, 1,15,000, 1,15,000। ये करेंट पोजीशन का प्रॉफिट चल रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा ए बी सी में क्या कंडीशन आ रहा है। ए बी और सी जब मिला के चलेगा तो क्या होगा? अच्छा, मेरा हाथ लग के ये इधर हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सेल्स, ठीक है। तो सेल में चेंजेस होगा तभी तो इन्होंने सी प्रोडक्ट का सोचा है, क्योंकि इनका मानना ये है कि फ्यूचर में ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट का डिमांड ऐसे कम होगा। ये 25%, बी 50%, ठीक है, तो 25%। तो कितना यूनिट है? 2 लाख है। 2 लाख का 25% कम होने का मतलब, 2 लाख का 25% कम होने का मतलब 50,000 से कम हो जाना, मतलब 1,50,000 का जो है प्रोडक्शन फ्यूचर में होगा, ठीक है, 1,50,000 का। अच्छा, अब इसके बाद ये जो 1 लाख वाला है ये कम हो जाएगा 50% से, तो फिर 50,000 होगा, ठीक है। अच्छा, और सी जो नया प्रोडक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो कितना इनको प्रोडक्शन करना है उसका डिटेल्स इन्होंने दे रखा है, 2 लाख, ठीक है, ये 2 लाख यूनिट है। हो गया। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो ए बी का कोई चेंजेस नहीं बोला था तो वही लिख देंगे, और सी का जितना दिया है उतना लिखेंगे। सी का है 1.75, 1.75, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 लाख। 50,000 इंटू 2.5, सॉरी 3.5, 1,75,000। 2 लाख इंटू 1.75, 3,50,000। टोटल हो जाएगा 3,50,000, और ये हो गया 1,75,000 प्लस 3 लाख, मतलब 8,25,000। टोटल हमें चाहिए क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से उसे चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब डायरेक्ट मेटेरियल ए का 0.50, तो 1,50,000 का 0 पॉइंट मतलब आधा, यानी 75,000, क्योंकि ये सब तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। और 75%, 50,000 का 0.75, तो ये हो जाएगा 37,500। और सी का मेटेरियल का खर्चा हमें दिया हुआ है, सी का मेटेरियल का खर्चा है 0.40, ठीक है।
तो ये 0.40 हम अभी यहाँ लिखने का तो जगह है नहीं, तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं। इसको तुम लोग अलग से बनाओगे इस तरीके से तो ऐसे स्लैश दे के लिख सकते हो। फिलहाल हम 0.40 के बेसिस पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये 80,000 हो गया। तो टोटल करना पड़ेगा 75,000 प्लस 80, 1,92,500, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर का कितना हो जाएगा 50,000 का ये 0.25, 1,50,000 का 1/4, 37,500। और 50% 50,000 का मतलब 25,000। अच्छा, और सी का दिया हुआ होगा 0 पॉइंट, नहीं 0.25, 0.25 मतलब 1/4, 50,000। 50, 25 मतलब 75, तो 1,12,500 ये हो गया। अच्छा, फिर डायरेक्ट लेबर के बाद वेरिएबल, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस होगा, तो वेजेस कितना है, इतना इतना 37,500। अच्छा, 37,500, 25,000 और 50,000 इतना होगा। तो लेबर के बेसिस पे होगा तो एज इट इज होगा, ये जितना है ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा। जैसे ये देखो ना 50,000 इसी के बेसिस पे अगर कर देंगे तो फिर उतना आ जाएगा ना। वेरिएबल यहाँ पर देख लेते, सी का भी वैसे ही बोला था कि नहीं। It is anticipated that the other variable cost per unit will be same as for product A, और variable factory overhead is absorbed always, कैसे absorb करना है, as a percentage of direct wages। तो direct wages का जितना होगा इसका भी उतना ही होगा, ठीक है। फिर उतना कर लेते हैं। तो 37,500, कुछ नहीं बोला है सी के बारे में, तो सी पे भी वही एप्लीकेबल हो जाएगा, 25,000, 50,000 ये वाला। अदर वेरिएबल कॉस्ट ए और सी का सेम होगा, तो ए का है 0.25 मतलब 1/4, 1,50,000 का 1/4, तो 1,50,000 का 1/4 कितना होगा, ये 37,500 ही होगा। अच्छा, और ये 30% यानी 50,000 होगा, क्योंकि बी का तो सेम वही रहेगा। सी का जैसे ए का है इस केस में वैसा होगा, मतलब 1/4 मतलब 50,000। तो 50 और ये 15 मतलब 65 प्लस 37,500, 1,02,500 टोटल करेंगे, प्लस 112500 प्लस 112500 प्लस 1,92,500, 5,20,000। अच्छा, ये हो जाएगा 37,500 करके 3 टाइम्स है, प्लस 75, 1,87,500। अच्छा, ये हो गया 25, 25, 50, 50 और 15 मतलब 65 प्लस 37,500, 1,02,500। ये हो गया 1,50,000, 1,50,000 और 80 मतलब 1,50,000 और 50 होने से 2,00,000 होगा, 2,30,000 हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये निकाल लेते हैं माइनस 1,75,000, तो ये मिडिल वाला आ जाता है 72,500। अच्छा, 3,00,000 माइनस 1,87,500, 1,12,500 और 3,50,000 और 2,30,000, 1,20,000, 8,25,000 माइनस 5,20,000, 3,05,000। अब फिक्स्ड ओवरहेड में, फिक्स्ड ओवरहेड तो उतना ही रहेगा चाहे जितना भी प्रोडक्शन करे। अगर हम लोग 2 प्रोडक्ट बनाए तो भी फिक्स्ड ओवरहेड उतना रहेगा, अगर हम लोग 5 बनाते तो भी उतना ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस होने वाला है ही नहीं। तो ये 1,00,000, और इधर भी सेम तरीके से लिखेंगे हम लोग, ये 2 गैप लगा के 80,000। फिर यहाँ पर टोटल टोटल आ जाएगा वही 1,80,000। अब निकालना है प्रॉफिट, तो 1,80,000 और इधर टोटल है 3,05,000, 1,25,000,
ठीक है, 1,25,000। हाँ, तो फिर सी का प्रोडक्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ ए बी करते हैं तो 1,15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि अगर हम लोग सी को भी प्रोडक्शन कर लेंगे तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 10,000 ज्यादा हो रहा है। देखो 15 और 25 का गैप 10,000, तो कमेंट करने बोला था, तो कमेंट क्या हो जाएगा? कमेंट हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी is likely to increase profit by ₹10,000। ये दोनों का गैप 1,25,000 माइनस 115 का इन 22-23, in the year 22-23 as compared to 21-22, therefore प्रोडक्ट सी इज रिकमेंडेड। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से और भी अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिखवा दिया, बाकी तुम लोग इसमें और भी अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लिख सकते हो। अच्छा, और हम लोग क्वेश्चन तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक जो है थ्योरी वाला लिखवा देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बजट लिखवा देते हैं, रॉ मटेरियल परचेस बजट लिखवाया था, प्रोडक्शन बजट लिखवा देते हैं, यही लास्ट लिखेंगे, प्रोडक्शन बजट, ठीक है। पहला पॉइंट, दिस बजट रिप्रेजेंट the target to achieve the target to achieve by production department of organization, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल परचेस बजट परचेस मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसी तरीके से प्रोडक्शन बजट अगर देखें तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये है हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बजट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट, this budget indicates the quantity this budget indicates the quantity to be produced during budgeted period। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है? दिस बजट इंडिकेट्स द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। जो भी बजटेड पीरियड हम लोगों ने चूज किया है, उस बजटेड पीरियड में कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है वही हम लोग इस बजट से पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, व्हेन वी कंपेयर द बजटेड प्रोडक्शन, व्हेन वी कंपेयर the budgeted production with actual प्रोडक्शन। जब हम लोग बजटेड प्रोडक्शन को एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें अगर कोई चेंजेस है यानी वेरिएशन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो वी आर एबल टू एसर्टेन द डिफरेंस एंड ऑल्सो डिफरेंस कितना है एक्चुअल जो सोचा था और बजट, एक्चुअल जो हुआ और बजटेड जो सोचा था, ठीक है। एंड ऑल्सो the response and also place the responsibility for such difference। किस वजह से ये डिफरेंसेस दिखा वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड मतलब किसका है, क्यों हुआ, वो फाइंड आउट कर पाएंगे। दिस बजट इज prepared with prepared with the help of the
फॉलोइंग फॉर्मूला budgeted production equal to budgeted प्रोडक्शन इक्वल, कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जितना सेल करना चाहते हैं, यानी बजटेड सेल। इसके अलावा अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा टोटल। लेकिन पहले से अगर ऐसा कोई गुड्स है तो उतना कम करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये हम लोग जो है यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया प्रोडक्शन बजट। ठीक है, अच्छा, और एक बजट है वो लिखवा देते हैं। ठीक है, एक है हम लोग का फिक्स्ड बजट, वो लिखवा देते हैं। चलो, फिक्स्ड बजट। हेडिंग करो फिक्स्ड बजट, लिखवाते हैं। फिक्स्ड बजट। तो फिक्स्ड बजट का क्या है ना, फिक्स्ड बजट का उतना प्रैक्टिकल यूज नहीं है, क्योंकि ये बजट बड़ा ही रिजिड टाइप है। मतलब देखो, अभी डेफिनेशन से समझा देंगे। ए फिक्स्ड बजट इज ए बजट डिजाइन टू remain unchanged irrespective of the level of activity। मतलब फिक्स्ड बजट ऐसा है कि अगर हम लोग फिक्स्ड हमारा पहले से ही है कि 10,000 यूनिट प्रोडक्शन होगा, चाहे हम लोग कितना भी कैपेसिटी लेवल यूज क्यों ना कर ले, हमारा उतना ही प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट भी लिखेंगे। ये बजट कब हम लोग यूज कर सकते हैं, डिमांड इज सर्टेन एंड स्टेबल। ठीक है, अगर हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट, ठीक है, उसका डिमांड अगर सर्टेन और स्टेबल है, मतलब कोई चेंजेस ही नहीं होता है। जैसे मान लो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में 1 लाख यूनिट है और वो कभी चेंज नहीं होता है, तो हमारे लिए फिक्स्ड बजट ठीक है। अदरवाइज फिक्स्ड बजट हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। फिर नॉट सीजनल बिजनेस। ठीक है, अगर किसी का सीजनल बिजनेस है तब तो फिक्स्ड बजट उसके लिए बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि सीजनल बिजनेस में क्या होता है, सीजन में पीक आवर रहता है, फिर ऑफ सीजन में कम हो जाता है। ठीक है, जैसे उलन क्लोथ्स, तो फिर वो ठंडे के मौसम में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उसके बाद तो होगा नहीं। तो फिर फिक्स्ड बजट किस काम का, उसमें तो फ्लेक्सिबल बजट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें डिमांड, मतलब सीजनल बिजनेस में डिमांड सर्टेन और स्टेबल होता नहीं है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट है, मान सकते हो। ठीक है, फिर और क्या हो जाएगा, नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑन द बिजनेस, फैक्टर ऑन द बिजनेस, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा सोच के साथ ये बजट बना हुआ, इसीलिए इसका प्रैक्टिकल यूज कम है। बोल रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई भी इम्पैक्ट जो है नहीं होना चाहिए बिजनेस में। मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा तो बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, वेजेस का प्राइस बढ़ गया, मतलब वेजेस का रेट बढ़ गया तो बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। अब ये सब चीज तो बिजनेस को इफेक्ट करेगा ही। अब क्योंकि यहाँ बोल रखा है ना कि ये रिजिड है भाई, रिजिड मतलब इसको हम लोग, मतलब यहाँ पर जो सोच लिया वही, उससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर से बिजनेस इंपैक्टफुल होगा तो फिक्स्ड बजट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंड ऑफ प्राइस स्टेबिलिटीज। ठीक है, बोल रहा है कि प्राइस जो है वो स्टेबल रहे हमेशा, जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब यही वाला जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके वजह से इम्पैक्ट का जो बात हो रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्राइस जो चेंजेस वगैरह होगा वो तो दिखेगा ही। ठीक है, वो तो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा ही। और मेरिट्स देखो, इसका एक ही मेरिट्स है इसका। ठीक है, ये सब तो डीमेरिट्स बता दिया। ठीक है, इसका एक ही मेरिट्स है, मेरिट्स ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये समझने में सबसे आसान होता है। अगर कोई आया फिक्स्ड बजट का क्वेश्चन तो दिखाएंगे। एंड लेस
टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि कोई चेंजेस करना ही नहीं है, ठीक है। 30,000 यूनिट में ये खर्चा था, तो 50,000 यूनिट में भी वही वही खर्चा होगा, तो समझने लायक कुछ है ही नहीं उसमें, तो इससे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। और ये क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब मुझे कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है तो टाइम तो कम लगेगा ही, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट समझाने का है, वो हम बता देते हैं। देखो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। प्रीवियस ईयर, ठीक है, हम लोग का प्रोडक्शन हुआ था, सपोज करो कि 30,000, ठीक है, यूनिट। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30%, ठीक है। ये एक्चुअली में ये हुआ था। अब हम लोग बजटेड सोच रहे हैं कि 70% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, 70% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, यूटिलाइज करेंगे, तो उसके हिसाब से 70,000 यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फिक्स्ड बजट, अगर ये फिक्स्ड बजट फॉलो करके हो रहा है, तो फिक्स्ड बजट हमें क्या बोल रखा है? फिक्स्ड बजट हमें बोल रखा है कि फिक्स्ड बजट इज अ बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ कैपेसिटी एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे 30% से 70% हो जाए, ये 70,000 नहीं हो सकता। ये कितना रहेगा? ये 30,000 ही रहेगा, तभी वो फिक्स्ड बजट कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो कि एक्चुअली क्या हुआ कि प्रोडक्शन कितना यूनिट हुआ। मान लो एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ, हम लोगों ने सोचा था 70% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 70,000 यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए, बट वो तो फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिक्स्ड बजट के अकॉर्डिंग 30,000 ही होगा। लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हुआ? मान लो 45,000 यूनिट। सपोज करो कि एक्चुअली प्रोडक्शन इतना हो, क्योंकि बजट के हिसाब से वो बोल रहा है कि फिक्स्ड बजट है तो 30 का 30 रहेगा, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग उस पीरियड में 45,000 यूनिट प्रोडक्शन किए, तो यहाँ पर दो केस निकल के आता है। अगर हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि केस फेवरेबल है, कि सोचा था 30,000 यूनिट प्रोड्यूस होगा लेकिन हुआ 45,000, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइज एक्चुअली कितना कर रहे हैं? 70% ही कर रहे हैं, तो 45,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था? 70,000, ठीक है। तो इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? एडवर्स दिखेगा। मतलब अगर हम लोग फिक्स्ड बजट के हिसाब से चले तो हमें वो गलत प्रेजेंटेशन भी देता है, क्योंकि अगर देखो 70% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, बढ़ना तो चाहिए, ठीक है, तो बढ़ेगा तो उसके हिसाब से 70,000 होना चाहिए, बट हम लोगों ने एक्चुअली कितना प्रोडक्शन किया? 45,000, तो हमारे लिए लॉस है। लेकिन अगर फिक्स्ड बजट के हिसाब से चलते हैं तो भाई 30 ही होना चाहिए था, उसके हिसाब से तो 15,000 ज्यादा हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर होता है। मतलब फिक्स्ड बजट इसीलिए जो है इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, क्योंकि ये हमें कोई सही प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकता है। फिर भी ये है तो मैंने पढ़ा दिया कि फिक्स्ड बजट कैसे होता है, ठीक है, फिक्स्ड बजट कैसा होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड बजट, ठीक है। बस आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, देखते हैं क्या कर सकते हो, रुको हम बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हो। 7th नंबर, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। ये देखो 5 तक हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और इलास्ट्रेशन 4, ये दोनों कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 और इलास्ट्रेशन 4। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 और इलास्ट्रेशन 4 शायद किया कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट ये दोनों तुम लोग चाहो तो होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।